वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। अब अगर IMF के इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की जो मईशत है उसको हम मुस्तहकम कर लें, आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। ये मेरा कौम से वादा है, मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। आप वज़ीर आज़म की तकरीर आज सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वज़ीर आज़म इशारा कर रहे थे अली अमीन गंडापुर की तरफ, जिन्होंने आज भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर सख्त बयानात दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है हम चाहते हैं कि वो पास ना हो। नाजरीन, कल 3 बड़े सियासी रहनुमाओं का इकट्ठ हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान को आइनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश की गई। आखिर इस मुसवदे में ऐसा क्या है जिसको कल ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ने मुस्तरद कर दिया है और तहरीक इंसाफ इस खदशे का इजहार कर रही है कि आइनी तरमीम के बाद इनकी पार्टी का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। ऐसे आपको जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के जो चीदा नुकात हैं हम बता देते हैं। आइनी तरमीम के ज़रिए एक आइनी अदालत बनाई जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस की तैनाती सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे और आइनी अदालत के बाकी जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस सदर की मुशावरत से करेंगे। यानी कि वफाकी आइनी अदालत पर वफाकी हुकूमत का खासा असर रसूख होगा और ये अदालत तमाम आइनी और कानूनी मामलात की समाअत करेगी। खदशा ये है कि तरमीम के बाद लोगों के बुनियादी हकूक़ के तमाम मामलात जैसे कि एहतजाज का हक के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसका इख्तियार वफाकी आइनी अदालत के पास चला जाएगा, जहाँ पर ऐसे जजेस बैठे होंगे जो हुकूमत वक्त के असर रसूख में होंगे। खदशा ये भी है कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार एक ऐसी अदालत होगी जिसके जजेस के चुनाव में जो है मुक़्तदिर हलकों का अहम किरदार होगा। इस मुजव्वज़े आइनी तरमीम पर चंद मखसूस लोगों ने काम किया है इस प्रपोज अमेंडमेंट पे और इनमें से चंद को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर वकील हैं और सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मशीर बराए वजारत कानून, और आप एक वकील हैं जिन्होंने बड़ी गौर से चीदा नुकात के ऊपर जो है वो काम भी किया है और काफ़ी महीने से कर रहे हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी वकील हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की, आप इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि कामरान मुर्तज़ा साहब से हम बात कर लें, चूँकि ये ख़बर आ चुकी है कि मौलाना साहब मान गए हैं जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम कुछ प्रपोज अमेंडमेंट्स पे हम हामी भरते हैं, SCO एक दफ़ा हो जाए उसके बाद हम जो ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं और हम इसके ऊपर आमादा हो गए। मुझसे पूछ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बात अगर आप तक पहुंची है तो मेरे तक तो नहीं पहुंची और काम करने के लिए तो हम यकीनन पहले भी तैयार थे। अगर हम इसको अल्फाज को प्रॉपरली फ्रेज कर रहे हैं तो काम करने के लिए से तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया था कि हम काम नहीं करेंगे। बात तो ये थी कि जिस पे काम किया गया था और जो चीज़ हमारे सामने आई थी वो काम जो है हमने मुनासिब नहीं समझा था, वजह से बिना हमने उस पर वोट करने से इनकार किया था। जिन्होंने काम किया था वो यकीनन उसको अच्छा समझते होंगे और वो उसको वोट देने चाह रहे होंगे, मगर हम चूंकि उसके साथ एग्री नहीं कर रहे थे तो हमने उसके ऊपर वोट करने से इनकार किया था। मगर आपका ड्राफ्ट एक और था, आपने कहा था कि जी हम एक अपना ड्राफ्ट खुद से तैयार करेंगे। आपका ड्राफ्ट रेडी है? उसी पे बात करने लगा हूँ। ऐसा है कि मीनवाइल हमको वैसे बुनियादी तौर पे तो किसी ड्राफ्ट की बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, ना हमारी इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कैरी करवा सके। तो जब इतनी सख्त नहीं है तो हमको कोई इसकी वजह जो है मौजूद नहीं थी, मगर चूंकि हमारे साथ एक पहले जो है एक प्रपोजल इन राइटिंग नून लीग की तरफ से शेयर हुआ था और दूसरा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से अलग से बाद में शेयर हुआ है, तो फिर हमने काउंटर जो है ना प्रपोजल्स जो बनाए हैं और वो मेरा 27 क्लासेस हैं उसमें मौलाना साहब के पास है, तो वो हमने अपने तौर पे वो बनाए हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, या हमारी जो है ना उसमें
जो भी उसमें हम समझते हैं कि जो प्रेफरेंसेस हैं, हमने जिन चीज़ों को देना है वो चीज़ें हमने जो है उसको उसमें शामिल की हैं, तो वो मौलाना मेरा ख्याल है कि वो या तो पब्लिक कर देंगे या पार्टीज के साथ शेयर करेंगे। जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो गए हुए हैं कराची, शायद आज आना था उनको, तो आज द मोमेंट वो आते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो अगले उनके वो प्लान का पता चलेगा कि क्या करना है। मगर जहाँ तक ये कहा जाए कि मौलाना मान गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, काम करने पे अगर किसी के साथ मिलके काम करने की बात है तो काम करने से हमने पहले भी इनकार नहीं किया। हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर साहब भी हमारे दोस्त हैं, न्याजी साहब भी हमारे दोस्त हैं। इनके सब के साथ अगर मैं सलमान अकरम राजा से भी राब्ते में हूँ इस मामले में, मैं पीपल्स पार्टी। मगर यानी अभी तक मौलाना साहब माने नहीं, जो हमें कहा जा रहा था कि मौलाना साहब मान गए हैं, अभी तक मौलाना साहब माने नहीं। किस चीज पे मान गए ना, ये तो बताएं, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस पे मान गए हैं। ये पहले भी जो है ना ये बात जो है ना वो ये कंफ्यूजन जो है वो उसको ना वो क्रिएट किया जाए, किस चीज पे मान गए। अच्छा, इस पे हम आते हैं, डॉक्यूमेंट है जिस पे हम मान गए। अगर वो डॉक्यूमेंट है तो वो शेयर कर लें और फिर बताएं कि हम मान गए। काम करने के लिए सबके साथ तैयार है। तो आपके पास जो बैरिस्टर अकील और लॉ मिनिस्ट्री ने मिल के जो एक मुजव्वज़ा तैयार किया था, वो फाइनल मुजव्वज़ा आपके पास नहीं है? जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ, मुझे नहीं पता कि किस दोस्त ने तैयार किया था, मगर जो डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर हुआ था 56 क्लासेस का, वो 56 क्लासेस वाला डॉक्यूमेंट तो फिर बाद में जो ना उसमें गवर्नमेंट ने जो ना उसमें 56 को 53 किया। 53 में एक क्लास वो 9 वाला बढ़ा दिया था, बाद में बढ़ाया, यानी उसको 56 को एक्चुअली जो ना 52 किया। अब होते होते तो पीपल्स पार्टी का बड़ा छोटा सा मसौदा रह गया। तो नून लीग जो है वो क्लेम करे कि जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया था 56 क्लासेस वाला जो हमें दिया था वही ड्राफ्ट है, क्लेम करें, फिर उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। ऑलराइट, चले, अच्छा हुआ बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 56 आपने अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी बैरिस्टर अकील साहब, अब जो वो फाइनल ड्राफ्ट है वो कहाँ है, वो क्यों आप शेयर नहीं करे JUIF के साथ? PTI भी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी का मुझे नहीं पता आपने शेयर किया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहबा। देखें, हमने यही वो ड्राफ्ट था जो आजकल मीडिया पे भी उस पर नज़र आ रहा है, और यही ड्राफ्ट हमने बिल्कुल ठीक कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि इनिशियली उसमें बिल्कुल 56 थी, उसको कम करके 54 के 53 गालबन हो गई थी 2-3 पॉइंट्स पे इनिशियली, जब ये क्योंकि सेशन कॉल हुआ था। उसके बाद जब कमेटी की मीटिंग्स हुई और मिले और फिर उसमें बैक एंड फोर्थ हुआ, तो फाइनल उसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 53 गालबन रह गई थी जो पॉइंट्स थे, लेकिन मेजॉरिटी उसमें 53 में भी आधे ज़्यादा तो वो शिकें थी जहां सुप्रीम कोर्ट को जो है उसकी जगह इंसर्ट करना था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वो उस हवाले से तो नंबर तो आपको शायद ज़्यादा लगे, लेकिन इतना वो था नहीं। मतलब मेन उसमें 2-4 ही ऑप्शंस थे वो जो डिस्कशंस थे। लेकिन सुकड़ के वो कहीं नहीं गया, वो है ज़ाहिरी बात है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने तमाम तर वकला की जितनी भी बॉडीज़ थी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या सूबों की जो बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशन हैं, उन सब के साथ एक मीटिंग की, उनकी एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने कहा हम अपनी सजेशंस और जो हमारी गुजारिशात होंगी वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, और उनको पूरी ब्रीफिंग भी दी गई इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये कॉपी भी उनके साथ शेयर की कि ये एक वर्किंग ड्राफ्ट है, इसके साथ इसके ऊपर आप जो बेहतर समझें, कोई तजवीज़ अगर आपने देनी है या इसमें से कोई आप चीज़ समझते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इसमें से आप चाहें तो उसमें भी आप सजेस्ट कर दें। अमल शुरू हो गया। इस्लामाबाद बार काउंसिल को आपने दी थी क्योंकि उन्होंने जी इस्लामाबाद बार काउंसिल को भी दी है। इस्लामाबाद बार काउंसिल का वो भी हमारे भाई हैं। मेरे तो समझ से बाहर है कि किस तरह इस्लामाबाद बार काउंसिल और बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक अलग ही डगर पे वो चल रही है, व्हेयरएज एवरीबॉडी एल्स वो अभी भी कमेटी कायम है और कमेटी उस पर काम कर रही है, और उन्होंने पहले आउटराइटली कहा कि मैं कहती हूँ न्याजी साहब से पूछ लेते हैं कि उनको किन नुकात के ऊपर ज़्यादा इतराज़ है। न्याजी साहब, मैंने जो ड्राफ्ट पढ़ा है उसके अंदर जो मसले हैं वो अलग, आपको किस बात पे बुनियादी मोटे या कानूनी नुक्ते से देखें, किन बुनियादी चीज़ों पे आपको इतराज़ है? अच्छा, जो आप इतराज़ात की बात करते हैं वो नुक्ता नज़र तो वो वकील के लिहाज से तो मैं पर्सनली बता सकूं तो वो एक और बात, मोटे मोटे बताएं, लोगों को भी समझ में आए। बैठा हूँ, हमारी जो पार्टी की जो बेसिकली लाइन है ना
वो ये है कि इस असेंबली के पास मैंडेट ही नहीं है अमेंडमेंट का, कि इसका अपना इस वक्त स्टेटस डाउटफुल है, इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग है 85 से ज़्यादा, डे 1 से यही एजिटेट हो रहे हैं। जब तक कि आपका टाइटल ही नहीं क्लियर होता, वो असेंबली डे टू डे वर्किंग तो कर सकती है, मगर क्या वो आईनी तरमीम करने का हक रखती है? न्याजी साहब, वो एक और पॉइंट है, मगर एक पॉइंट आपके अपने कॉलीग्स भी ये कहते हैं कि जी इसके अंदर कुछ राइट टू अपील जो है उसके ऊपर बात करते हैं। आप चूंकि वकील हैं इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ जी। देखिए, अब उसके मेरिट्स पे आ जाते हैं, जो मेरिट की बात करते हैं ना, जो हम आप मेन उसमें आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात उठा ली जाती है। ठीक है कि जी सुप्रीम कोर्ट में बॉटलनेक बन गया है कि बाकी काम सफ़र करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम को फोकियत मिल जाती है। देखिए, ये एक सरसरी सी बहस है। मसला क्या है, देखें आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट आपका ऑलरेडी एक आइनी इदारा है, एक आपकी आइनी कोर्ट मौजूद है। एक आप बहस करें कि जी आइनी कोर्ट नहीं है, आइनी कोर्ट बनानी चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जब एक आइनी अदालत मौजूद है तो उससे आप किस तरह से पावर्स छीन सकते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। ठीक है, और ये एक किस्म की इम्प्लाइड लिमिटेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, जो कि आपको फर्दर मूव इस टेरिटरी में नहीं करने देगी। अगर आप करना भी चाहें, आप एक आईनी तरमीम पास भी कर लें, तो आपने 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम में देख लिया है कि जुडिशरी इंटरवीन करती है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली जुडिशरी इसको इस तरह से परसीव करेगी कि जैसे आप उनके घर पे अटैक कर रहे हैं। और जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सबोताज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे किसी हमले का कम से कम तरीके इंसाफ हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, आपने बड़ी क्लियरली ये बता दिया है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, मगर और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें तो ये भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कुछ बैरिस्टर अकील साहब के कॉलीग्स हैं उनको भी इस प्रपोज अमेंडमेंट से तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो दूर हुए हैं? हम आपसे ये आपको दिखाएंगे, इसके ऊपर भी हम पूछेंगे अपने मेहमानों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो एक मुजवज़ा है आइनी तरमीम का, उसके ऊपर बहस हो रही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने पहले कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया, जिस तरह के आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ पर आपकी एक तहफ़्फ़ुज़ था कि जी इसको आपको सलब नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 8 को आप मत छेड़ें। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट जिसके ऊपर बहस हो रही है, चूँकि आपकी कमेटी भी है, PTI के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, अब जिसके ऊपर बहस हो रही है उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? देखिए, मिलिट्री कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म किया है। हमने आर्टिकल 8 में जो है वो उसको जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से जो उसका नेट जो है टाइट करने की कोशिश थी, उसको हमने ख़त्म किया है। आर्टिकल 199 में जो कोर्ट के इख्तियारात को जो आस्टर क्लास है, उसको जो उसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो उसको टाइट करने की कोशिश की थी, उसको हमने ख़त्म किया। ये चीज़ें तो अब मेरा ख्याल स्क्रैप हो गई हैं, अगर नून दोबारा नहीं लाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट दें ताकि हमको पता चले। तो बज़ाहिर जो है ना ये चीज़ें स्क्रैप हो गई हैं, मगर ये बात मेरी हतमी ना समझी जाए। वजह उसकी ये है कि डॉक्यूमेंट मेरे सामने आज तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो अब पीपल्स पार्टी जो इंसिस्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, हमारी जो है ना उसमें जो हमारा ड्राफ्ट है वो मौलाना अगर आज आ गए तो आज शेयर हो जाएगा या कल तक शेयर हो जाए, शायद अगर मौलाना ने मुनासिब समझा तो एक आध दिन में हम शेयर कर देंगे पार्टीज के साथ कि जी ये हमारी तजावीज़ है। तो फिर हमारी तजावीज़ जब आ जाती हैं तो वो पब्लिक भी देख लेगी। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह रहे हैं कि ये फॉर्म करें? मौलाना को आ जाने दें, वो जो कुछ उनके पास होगा वो डॉक्यूमेंट को पार्टी लीडर शेयर करे तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब होगा। हमने हमारा बहरहाल ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो है फिल वक्त ना नून से किसी हवाले से इत्तफाक है और ना पीपल्स पार्टी से। हमारा अपना डॉक्यूमेंट है, वो हम शेयर करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून के साथ भी और इसी तरह PTI के साथ भी। मगर आप बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वजूद को मानते? हम सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो अब मौलाना आते हैं तो वो इस बात को क्लियर कर देंगे। मौलाना के पास डॉक्यूमेंट है, वो जब मोमेंट वो इसको शेयर करते हैं तो आपके साथ भी जो है ना, ताकि इंटेलेक्चुअल इनपुट आए उस पर, तो हम बाकी सब दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करेंगे ताकि उस पर कोई एतराज़ आता है तो उस एतराज़ का जायजा लिया जाए।
हम चीज़ें छुपा के नहीं रखना चाहते, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। फेयर इनफ। मगर बैरिस्टर साहब, आपको तो पता होगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो ही लीगल इंटेलेक्चुअल एक हेड हैं बहुत बड़े JUIFA के, तो वो बहुत एडवाइस देते हैं मौलाना साहब को। अब उनकी थोड़ी बहुत, चूँकि सियासत को मैं जानती हूँ तो कुछ चीज़ें पढ़ भी सकती हूँ। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है, आप इसका वजूद वापस लाना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट? देखें, आर्टिकल 8 के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कामरान साहब ने कि आर्टिकल 8 के हवाले से और फिर 199 सब आर्टिकल 4 के हवाले से था, वो नेशनल सिक्योरिटी का बिल्कुल उसमें इंसर्ट किया हुआ था और विद सनसेट क्लॉज वो था। और आर्टिकल 8 भी ये नहीं था, क्लॉज कितना लंबा था, ये भी नहीं था कि उसमें थ्रू आउट जो है आप आर्टिकल 8 को शायद लोगों के बुनियादी हकूक़ ही सलब कर दिए जाएँ। वो एक इशू ये था, शायद आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि जब APS हुआ था और उसके बाद APC हुई थी, इन कैमरा उसकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी शोहदा की फैमिलीज़ की, और जितने भी मतलब इस तरह आर्मी इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो जाते हैं तो उन्होंने, क्योंकि अब वहाँ पे भी केसेस आपको याद होगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का सामने एक दहशतगर्दी का केस है और उसमें पुलिस वालों को ही जिन्होंने, करिएगा, हुआ ये कि जनरल फैज़ साहब ने 100 जेट ब्लैक टेररिस्ट को माफ़ी दे के निकाल दिया। सो मिलिट्री कोर्ट, ये तो उस हुकूमत की पॉलिसी, उस टाइम की पॉलिसी थी ना, हमारी तो ये पॉलिसी नहीं थी। हम तो ये कह रहे थे कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री जो तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात और मिलिट्री की फैमिलीज़, क्योंकि APS का मामला वहीं पे हुआ, उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग, उन्होंने कहा हमारा भी ये हमारा भी कोई बच्चा है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, ये तमाम आम अदालतों में नहीं मिल रहा ना इंसाफ उनको। जब उनको आम अदालतों में या एंटी टेररिस्ट सिस्टम बेहतर कर दें, हम तो उस पे कर रहे हैं, हम उस पे बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो सनसेट क्लॉज के साथ है। लेकिन सनसेट क्लॉज कितना लंबा था सर? देखें, उसकी टाइमलाइन जो है, अब वो उसकी बहस करना बगैर किसी तकरीबन इसी हवाले से था, और लेकिन उसमें अब उस बहस में जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वी हैव टेकन दैट आउट। अच्छा, नियाज़ी साहब के कॉलीग्स को एक और भी एतराज़ था, वो ये था कि आपने जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मुफाद आमा के जितने भी केसेस हैं वो आपने उठा के दे दिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बन के रह जाएगी, जहां सिविल और क्रिमिनल मैटर्स आएंगे, जो तमाम बाकी मामलात हैं वो चले जाएंगे जी, अगर हमें समझ में आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। तो जब ऐसा होता है और लेट्स से कि आप राइट टू प्रोटेस्ट भी करते हैं, कोई बेल का भी मामला है, तो वो भी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा? नहीं, देखें, इसमें ये एक जो तासुर दिया जा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल बात हुई कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद बना, लेकिन कितना इफेक्टिव रहा वो, यही बैरिस्टर साहब की पार्टी है, PTI वाले कहते हैं लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बिठा दें। अगर उन तमाम जजेस को इसी काम पे, जो सियासी नौयत के केसेस हैं, इन्हीं पर ही अगर ला के रखना है, और आम जो सिटीजन है वो सफ़र कर रहा है 20-20, 25-25 साल, वो कह रहे हैं तैनाती जो नियाज़ी साहब बैठे हुए वो अपनी तर्जुमानी खुद कर लेंगे, मगर बहरहाल उनका ये कहना ये है कि जी जो आपने तैनाती की है कि जी प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे पहले चीफ जस्टिस को, और फिर उसके बाद आप कमीशन बनाएंगे, कमीशन के अंदर जो है आप हुकूमती नुमाइंदे भी होंगे। तो लेकिन कहीं से तो आपने आगाज करना है, या तो कोई इसका बेहतर मैकेनिज्म बता दें, बिकॉज फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट वो ये थी कि फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट होनी है, जो पहली अपॉइंटमेंट होनी है, वो ये करेंगे। इसके अलावा अगर कोई मैकेनिज्म है तो इससे बेहतर कोई मैकेनिज्म। नियाज़ी साहब से पूछ लेते हैं, नियाज़ी साहब क्या खदशात हैं इस हवाले से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा इसकी तैनाती कौन करेगा? ये एक अहम सवाल है। वो बिल्कुल अहम सवाल है, मगर देखें ये आइडिया स्टेम किधर से कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखें 8 फरवरी के बाद एक सवाल बार बार रिपीट हो रहा है कि मैंडेट जो है ना डिस्प्यूटेड है। अब उस क्वेश्चन को जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही है विद चेंज ऑफ हैंड्स इन सुप्रीम कोर्ट। एक इन्हें एंक्शियसनेस है कि शायद जो है ना कि चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ना खुल जाएं, क्योंकि हमारी पिटिशन जो इलेक्शन के हवाले से वो आज तक नहीं लगी, ठीक है, और अगर वो इसी सुप्रीम कोर्ट के बाद, ठीक है, 25 के बाद लग जाती है तो कहीं इनका मैंडेट उस लेवल पे ना डिस्टर्ब हो जाए कि ये प्रेजेंट सेटअप ही जाता नज़र आ जाए।
फिर प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिएक्शन देख लिया, वो 6 जजेस का लेटर वो सबको चुभ रहा है कि भाई वो क्यों लिखा गया, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है इसके पीछे। फिर ओवरऑल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एटमॉस्फेयर बन गया है रिज़र्व सीट के फैसले के बाद, तो बुनियादी तौर पे एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि उसकी पूरी सुप्रीम को डिफैंग कर दें और सुप्रीम कोर्ट का फिर स्टेटस हाई कोर्ट से भी नीचे रेलीगेट कर जाएगा। वो किस तरह से रेलीगेट कर जाएगा कि हाई कोर्ट के पास तो फिर भी 199 के तहत पावर्स होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पीछे क्या रह जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और फिर आप देखें कि ये आप करने के अपील का एक बन जाएगा ना, जहाँ पे अपील लेके जा सकते हैं, मगर ताकि लोगों को समझ में आ जाए। नियाजी साहब, कामरान साहब भी बैठे हुए, मेरी दुरुस्तगी कर दें अगर मैं गलत हूँ, कि जो एक तरीके से गार्डियंस हैं हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के, वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त है, हाई कोर्ट्स भी हैं, वो पावर सुप्रीम कोर्ट से ले ली जाएगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो पावर्स उनसे ले ली जाएगी। वो सिर्फ जो है वो सिविल साइड पे एक अपील की या पिटीशन की कोर्ट रह जाएगी, और इसी तरह से क्रिमिनल साइड पे या फिर सर्विस मैटर्स में रह जाएगी, और बाकी कोई ऐसा केस जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा वो इनके पास नहीं आएगा। बल्कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ तो ये है कि सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बना दी जाए, यानी हाई कोर्ट भी जो है वो इस तरह से मौजूदा शक्ल में नहीं रहेगी और सुप्रीम कोर्ट भी मौजूदा शक्ल में नहीं रहेगी। ये इसको देखना पड़ेगा। ये इतना मतलब जल्दी वाला मामला मेरा ख्याल है नहीं है कि हम जो है ना वो कहेंगे ये बटन दबा दें तो बिजली आ जाए, बटन ऑफ करेंगे तो वो चली जाए। ये इसके जो है ना फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे और इसके ऊपर जो है डिबेट होनी चाहिए, बड़ी खुल की होनी चाहिए। मगर सर आपकी राय क्या है इसके ऊपर? आप एक सीनियर वकील हैं, आप कई अरसे से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने तो खुद देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो कोई अच्छे तो नहीं थे। तो आपके पास क्या गारंटी है कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आएगी उनके फैसले अच्छे होंगे? मैन बिहाइंड दी गन होता है ना, गन को तो इल्जाम ना देना। गन अगर ऊपर की तरफ करके फायर करे तो वो हवा में गोली चली जाएगी, किसी की तरफ फायर करके उसको प्रॉपर निशाना लें तो वो उसकी तरफ गोली जाएगी। तो मैन बिहाइंड दी गन होता है। तो आपके पास जो है ना वो बहुत अगर अच्छे लोग थे तो उन अच्छे लोगों ने वो इस 75-76 सालों में इस मुल्क को क्यों नहीं जो है ना किसी मंजिल तक लेके गए कि साइड में बहुत बड़े प्रॉब्लम आए हैं। तो क्या वो अच्छे लोग कभी सिलेक्ट नहीं हुए? क्या इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई जादू की छक है कि वो अच्छे लोग दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे इस काम के लिए और देन जो है ना पाकिस्तान जो है वो फिर बहुत अच्छा चलेगा या किसी की मंशा के मुताबिक चलेगा? राइट, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, इसका जवाब बैरिस्टर कील से जरूर लेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर कील साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है और नियाजी साहब भी कह रहे हैं कि जो आपने प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आप सिविल मैटर्स तक महदूद कर देंगे, बल्कि सिविल भी नहीं, आप एक सर्विस मैटर्स के तहत आप उसको महदूद कर देंगे और सारे मामलात आप ले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। जब आप ले जाएंगे तो क्या गारंटी है कि तब जो आइनी मामलात हैं और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़े मामलात हैं वो बेहतर तरीके से वहाँ पे उनको इंसाफ मिलेगा? इसकी क्या गारंटी है? देखिए मुनीज़ साहब, पहली तो बात है कि ना सिर्फ सिविल बल्कि फौजदारी के भी, क्रिमिनल मैटर्स भी, सर्विस मैटर्स भी, फैमिली लॉ के इशूज़ भी, लैंड से रिलेटेड इशूज़ भी, ये तमाम तर वो केसेस हैं जो 20-20, 25-25 साल लोगों की अपीलें, जेल में लोग सड़े होते हैं, अपीलें नहीं लगती हैं, अपीलें नहीं उनकी सुनवाई होती और फिर पता चलता है कि जी वाक़तन ये तो बेकसूर था और जो एविडेंस को देखा जाता है तो एविडेंस उतना होता नहीं है कि प्रोसिक्यूट हो सकता हो, लेकिन वो नीचे अदालतों से भी, सेशन अदालत से भी, हाई कोर्ट से भी वो ऐसी सज़ा बरकरार रह के ऊपर आती है। यहाँ पे इशू ये है जो लोग एविडेंस कलेक्ट करेंगे वो तो सेम एजेंसीज होंगी, आप कोई अलग तो नहीं बनाएंगे। ये जो एक बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी तो बंदा, हम ये गारंटी के लिए तो काम नहीं कर रहे, गारंटी ही तो चाहिए उनको, इसलिए क्योंकि अगर आप कहते हैं कि शाहिद काफी नहीं होंगे, आप वकील हैं, मैं बात समझती हूं, मैन बिहाइंड द गन है और यही बात है, who will be the man behind the gun? That is the question ना, आपके दिमाग में कोई है ऐसा बंदा? देखें, मैं ये गुजारिश कर दूं आपको कि जो क्राइटेरिया बनेगा जिस पे तमाम तर एक ब्रॉडर कंसेंसस होगा, खा वो अब जिस तरह कामरान साहब ने या इवन के उमैर नियाजी साहब भी अगर इस बात पे देखें, एक क्राइटेरिया होता है, क्या पिछले
3 साल में रिटायर्ड जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, या सिटिंग जजेस हों, या उनकी एज जो है वो इतनी हो 66 तक हो, 67 तक हो, 68 तक हो, व्हाटएवर, कि ये तमाम चीज़ें हैं जो क्राइटेरिया सेट होना है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया कम से कम सेट हो जाए। उस क्राइटेरिया की बेसिस पे अगर ये कहा जाए, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब कहते हैं कि जी काजी साहब को छोड़ के सबको लगा दें, या ये हमारे पे इल्ज़ाम आता है कि ये काजी साहब को लगाना चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं, तो हम किसी को रूल इन या रूल आउट नहीं कर सकते। वो क्राइटेरिया जब बनेगा, वो क्राइटेरिया सब पे उसका इतलाक होगा और वो एवरीबडी विल बी अंडर कंसिडरेशन। जो 3 साल पहले, जो 4 साल पहले भी रिटायर हुए हैं, अगर रिटायर्ड जजेस का ही कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, देयर इज नो गारंटी, बट दैट इज यही तो मसला है। The attempt is to actually clean up this entire situation, क्योंकि आधे से ज्यादा जो है, लगता है the attempt is to control the judiciary, to control the judiciary. We actually, what we're working on is in improving the access to justice, and improving rule of law का जो तमाम तर चीज़ है उसकी ऊपर इम्प्रूवमेंट है। ये तमाम तर वो चीज़ें आधे से ज़्यादा इश्यूज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, वो सुप्रीम कोर्ट में लगे। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बात तो बहुत सारे वकील करते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, कई अरसे तक, कई दिहाइयों तक हम लगे रहते हैं मगर सुनवाई नहीं होती। सियासी नौयत के केसेस की तो अलग बात है, वहाँ पे तो रोज़ सुनवाई हो रही होती है। बहरहाल ये कहते हैं कि जी उसको हम अलग कर देंगे ताकि एक्सेस टू जस्टिस, रसाई इंसाफ तक आसानी हो जाए आम इंसान के लिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। अच्छा देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में देखें ना, जजेस सारे बैठे हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल का कॉन्सेप्ट है सीजेपी का, ठीक है, जिस वजह से देखें एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इशू होता है। अब देखें जो हम बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी उठा के देख लें, आपके अराउंड अबाउट 60,000 कर लें, 55 से 60,000 है, अगर 17 जजेस पे डिवाइड कर लें तो हर जज के डॉकेट पे 2500 से ज़्यादा केस नहीं आता, ठीक है। अगर विल हो और ऊपर से डायरेक्शन हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ये काम करना कोई हल नहीं है। देखें हम सब वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, मोस्टली एफएसटी से सर्विस अपीलें जा रही हैं। अगर 1-2 जजेस भी स्पेशलिस्ट सर्विस के बैठे हों, सुनने वाले हों, तो दिन की 150-150 अपील डिसाइड हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये खाली बेंच मैनेजमेंट का इशू है, मगर क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हमने जुडिशरी को कंट्रोल करना है, तो उस वजह से ये सारी प्रपोजल आ रही है। हालांकि अगर आप देखें, अगर इतना ही कोई स्वेयर मसला होता तो आप बात करते कि जी हम सर्विस ट्राइब्यूनल के केसेस क्यों जा रहे हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हम उन्हें राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट दे देते हैं, मतलब और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारा काम। अच्छा एक और अहम सवाल है, कामरान मुर्तज़ा साहब चूँकि आपकी पार्टी से मुंसलिक है, ये बात भी की जा रही है कि जी मुमकिन है कि गवर्नर रूल इम्पोज किया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, और आर्टिकल 149 डायरेक्शंस टू प्रोविंस इन सर्टन केसेस, इसकी मदद ली जा सकती है, दुरुस्त है? कोई ऐसी भी बात हुई है? देखिए, इसको अगर कोई ऐसी बात हुई नहीं है, हमसे कम से कम नहीं हुई है, मगर ऐसी बात हो तो हम उसको मुस्तरद करते हैं। बावजूद इसके कि हमारा जो है पीटीआई के साथ बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, स्पेशली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट के हवाले से बहुत से मसाइल जो है पीटीआई से वाबस्ता है, मगर इसके बावजूद हम इस किस्म के किसी एक्शन को जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये गैर दस्तूरी तो सोच नहीं होगी, दस्तूर में तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मगर गैर जमहूरी सोच होगी और गैर अखलाकी बात होगी। अच्छे हैं या बुरे हैं, इनको कंटिन्यू करने दीजिए ताकि उसके बाद अवाम अपनी किस्मत का फैसला दोबारा जब भी वक्त हो खुद कर सके। और हाल ही में हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है पीटीएम के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और तंबी दी है कि पीटीआई आप देख लें पाबंदी लग सकती है। इसको भी हम मुस्तरद करते हैं, बावजूद ये कि हमारे और उनके नजरियात नहीं मिलते। उन्होंने एक ऐसी बात की थी, पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल रखा था, मगर इसके बावजूद कि वो सवाल गलत है, हमने उनको मना किया था, मौलाना साहब ने खुद मना किया था कि ऐसी बात ना करें। हम पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स करते हैं, हम पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करते हैं, मगर इसके बावजूद किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना बिल्कुल गलत है। वजह उसकी ये है कि कोई उन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए थे, कोई वो एक नजरिया था उसकी प्रीच कर रहे थे, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, वो गलत है, मगर आप पाबंदी जो लगाते हैं ये उससे भी गलत बात है। आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुन ली। दूसरी तरफ एक बड़ा अखबार है, उन्होंने भी एक एडिटोरियल लिखा, उन्होंने कहा कि
by banning it, the government is silencing voices that operated within the constitutional framework. This is not only unjust, it is short-sighted. ये कहना था कि पीटीएम के ऊपर पाबंदी जो है, आप क्यों लोगों को आईन के दायरे से बाहर दिखेल रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। देखें, पीटीएम के ऊपर आज एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन तमाम तर खदोखाल बयान किए हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि उनके ताने बाने कहाँ से रिसेंटली जो पिछले 6 महीने में उनको देखा है, उनको मॉनिटर किया है। एक तो बिल्कुल कामरान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी की भी बात की। उनने, देखें, ये हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रह के सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं। पाकिस्तान से अलहदगी का तो ना सोचा जा सकता है, नहीं कोई ऐसी जो है ख्याल भी दूर दूर तक आ सकता है। तो एक जमात या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस अलॉन्ग दीज लाइंस अगर सोच रही है तो जाहिर बात है फिर उनको देखना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एम्बेड में भी उसको देखना चाहिए। और अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जर्मनी के एक शहर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का जो झंडा, तो उनका भी कोई जिक्र किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने और कहा कि वहाँ पे भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा, ये सारे मामला अदालत में जाएंगे, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे रिव्यू का राइट है, उनको रिव्यू का राइट है कि अगर उनको जो है बैन किया जाता है या उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है 11B के तहत, तो ऑब्वियसली वो एक रिव्यू आ सकता है, उनकी तरफ से उनको राइट है। बैरिस्टर नियाजी साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, चूँकि इसके अंदर जो पीटीआई हुकूमत का रोल है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, चूँकि एक तरफ से वो कहते हैं कि जी हमें एहतजाज का हक, तो दूसरा जब उन्होंने एहतजाज किया अपने आपके ही सूबे के अंदर तो आपने उनके कैंप्स जला दिए। तो क्या आप पीटीएम के ऊपर जो पाबंदी है उसकी हिमायत करते हैं? नहीं, देखें, किसी तरह की भी सियासी पाबंदी के पीटीआई ख़िलाफ़ है। और जो आप कह रहे हैं ना कि अगर जो राइट हम अपने लिए मांगते हैं, ज़ाहिरी बात है हम चाहेंगे वो दूसरों के लिए भी हो। जो आप खैबर के इंसिडेंट को कोट कर रही हैं ना जी, देखें हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है कि चीफ सेक्रेटरी हमारा नहीं है, आईजी हमारा नहीं है। खैबर की पुलिस ने जो एक्शन किया ऑन देयर ओन किया। देखें ये चीज़ें तो आप कंडेम तो करें उसको, आपके चीफ मिनिस्टर उसको कंडेम तो करें। जब बात है कि क्यों नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगी, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। मगर देखें, ब्रॉडर अब आपके पास मौका है, इस वक्त एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है। एससीओ में कौन लोग आ रहे हैं? इंडिया आ रहा है ना। देखें, आप जितनी भी पाकिस्तान में अगर शरपसंदी है, अगर कराची का इंसिडेंट हुआ है चाइनीज़ वाला, लिंकेजेस किधर तक जाते हैं? इंडिया तक। अब वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी हुई है? टेररिज्म के इश्यूज डिस्कस करने के लिए। उनके सामने ये रखें, उनको कन्फ्रंट करें कि आप क्यों हमारे मुल्क के अंदर ये इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहे हैं। अगर खाली इसको फ़ोटो सेशन के लिए रखना है कि हाँ जी डेलीगेट्स आए हैं चले जाएंगे, तो उसका तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप इन इश्यूज़ को हेड ऑन नहीं लेंगे, आपके ये मसले आपके लिए हॉन्ट आपको करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ हो मुशावरत के साथ हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की रसाई को बेहतर करना है तो फिर कोई शॉर्टकट्स मुमकिन नहीं होंगे। हमें अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करना होगा, नीचे से ऊपर तक काम करना है। ऊपर से अगर नीचे काम करेंगे तो फिर वही मामलात फिर से उठेंगे। ये कहा जाएगा कि जी इंसाफ सही तरीके से नहीं होता, इंसाफ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसके ऊपर आलमी दुनिया भी हमारे ऊपर तंकीद कर चुकी है। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।